नमस्कार, वीडियो की अंत में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर शुरू करते हैं वो साइंस और टेक से है और इसमें देखें तो इसरो के वीनस ऑर्बिटल मिशन में शामिल हुआ स्वीडन। ये आज देखें तो आज 29 सितंबर 2024 है, तो यह जो है आज का करंट न्यूज है। तो इसरो के वीनस ऑर्बिटल जिसका अस्थायी नाम शुक्रयान रखा गया है, उस मिशन में कौन देश शामिल हुआ? स्वीडन शामिल हुआ। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से पूछा सकता है कि इसरो के वीनस ऑर्बिटल या शुक्रयान फर्स्ट में कौन सा देश शामिल हुआ है, कौन सा यूरोपीय देश शामिल हुआ? तो स्वीडन है। इसको विस्तार देखते हैं। तो स्वीडन आधिकारिक तौर पर इसरो के वीनस ऑर्बिटल मिशन, इसका नाम VOM है, यानी VOM वीनस ऑर्बिटल मिशन, जैसे मॉम था मार्स ऑर्बिटल मिशन जो 2013 में भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ऐसा करके भारत जो विश्व का पहला देश बना था जो बड़े प्रयास में सफल अपने मिशन को किया था, वैसे ही देखें और भारत चौथा देश बना था ऐसा करने वाला, चंद्रमा पर पहुंचने वाला। तो इसी तरह से जैसे मॉम था वैसे ही बॉम होगा, यानी VOM होगा, यानी वीनस ऑर्बिटल मिशन होगा। इसमें कौन देश शामिल हुआ? अभी स्वीडन शामिल हुआ है। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। पिछले हफ्ते में 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दी थी। जिस दिन एक देश एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी, उसी दिन यानी 18 सितंबर को ही इस मिशन को और चंद्रयान 4 मिशन को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसमें देखें तो यह स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स यानी IRF इसरो को विनसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर उपकरण यानी VNA प्रदान करेगा। यह हल्का कम शक्ति वाला लेकिन अत्यधिक सक्षम ऊर्जावान एटम एनालाइजर है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, ध्यान देना, शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और माना जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी जैसी परिस्थितियों में हुआ है। VNA सूर्य और शुक्र की वायुमंडल से आवेशित कणों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा। वीनस ऑर्बिटल मिशन के मार्च 2028 से भी ध्यान देना है कब तक इसके प्रक्षेपित करने के लॉन्च होने की उम्मीद है, तो मार्च 2028 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। यह शुक्र के वातावरण और भूविज्ञान को जानने के संबंध में डाटा संग्रहित करने में मदद करेगा। कैबिनेट ने VOS यानी वीनस ऑर्बिटल मिशन के लिए 1236 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी राशि का फंड जुटाने की मंजूरी दी है? 1236 करोड़ फंड जुटाने की मंजूरी दी है। इसमें से 824 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे। IRF 2004 से 2014 तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वीनस एक्सप्रेस मिशन को प्लाज्मा पैकेज का प्रमुख अन्वेषक भी था। VOM मिशन स्वीडन का दूसरा शुक्र अन्वेषण होगा। भारत का पहला है लेकिन स्वीडन का जो है यह दूसरा होगा, यह ध्यान देने वाली बात है। विस्तार से जानकारी को समझ लेते हैं। तो शुक्र ग्रह जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं, इसी पर बॉम्ब बना है, यानी VOM यानी वीनस ऑर्बिटल मिशन है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, यानी शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। 8 ग्रहों में देखें अब तक जो 8 ग्रह हैं, 9वां ग्रह जो था प्लूटो, उसको जो है क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, इसलिए वर्तमान में देखें तो 8 ही ग्रह जिसमें वीनस शुक्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। पूछा सकता है कि सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो वह शुक्र ग्रह है। इससे जो सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, शुक्र को एक बार एग्जाम पूछा गया है कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी इसे कहते हैं। एग्जाम पूछा गया है कि पृथ्वी का भग्नी ग्रह या बहन ग्रह किसको कहते हैं? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और इसमें ध्यान देना है कि इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि शाम में पश्चिम दिशा में, यानी शाम जब होगी तो ये पश्चिम दिशा में, तब सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज अन्य ग्रह जो है, अन्य ग्रह में एक आपका अरुण भी है, अरुण ग्रह भी है, इसी के साथ वो भी क्लॉकवाइज करता है। क्लॉकवाइज करने का मतलब ये हुआ कि घड़ी की दिशा में गति करेंगे। जैसे अन्य ग्रह जो होंगे आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की, आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ करेंगे। इसीलिए अन्य ग्रहों पर यानी 6 ग्रह जो वहां को सूर्य जो पूर्व तरफ को दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज, ये जो है क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी इसका जैसे आपका शुक्र है और अरुण जो है क्लॉकवाइज चलता है, यानी ऐसे चलेगा तो यहाँ जो हुआ यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेगा। कहने का से हुआ कि शुक्र ग्रह पर देखें तो शुक्र ग्रह पर जो सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, सूर्यास्त जो होगा वो पूर्व दिशा में होगा। वैसे ही अरुण पर, क्योंकि अरुण भी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त गति करता है। और इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह तो कहते ही है। घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसमें यह ध्यान देना है कि पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वह शुक्र है। और इसके बारे में अभी मैं देखा कि जो इसरो है 18 सितंबर 2024 को जो अस्थायी तौर पर इसका नाम शुक्रयान फर्स्ट दिया है, उसको लॉन्च करने के लिए बनाया। और इसमें जो है यूरोपीय देश में जो है स्वीडन इसमें शामिल होने की घोषणा किया है, यानी स्वीडन भारत के शुक्रयान फर्स्ट में या VOM यानी वीनस ऑर्बिटल मिशन में शामिल होने वाला देश है। और स्वीडन का दूसरा अन्वेषण है, जबकि इसरो का या भारत का पहला है। इसके बाद ये देखें शुक्र ग्रह हमने देखा इसके बारे में विस्तार से कि यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है।
यानी देखें तो जो सूर्य की दूरी के हिसाब से देखें तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध है। और जबकि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? वह शुक्र है। शुक्र के बारे में देखने में देखा विस्तार से। बुध के बारे में जान लेते हैं तो ये सूर्य के सबसे नजदीक है। और पृथ्वी के निकटतम दूसरा सबसे यानी सबसे नजदीक जो ग्रह है वो मंगल है। और जबकि सूर्य के निकटतम में दूसरा देखें तो ये शुक्र बनता है। और पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से जो है तीसरे स्थान पर है। और जो बुध है वो पृथ्वी से दूरी के हिसाब से तीसरे पोजीशन पर है। तो बुध के बारे में देख लेते हैं। इसको मरकरी, बुध को मरकरी कहते हैं। तो यह है सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। विशिष्ट गुण इसका देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का होना इसमें पाया जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक अच्छी गति वाला यह ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका अभी कोई उपग्रह नहीं है और सबसे छोटा ग्रह यही है, बुध ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे जो नजदीक है वह बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, इसके बाद देखें तो आपका मंगल है, इसके बाद जो है बल्कि तीसरे स्थान पर पृथ्वी है, चौथे स्थान पर मंगल है। तो ये जो 4 ग्रह हैं यानी पृथ्वी की दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इसको पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी जैसे ग्रह माने जाते हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा है वो पृथ्वी है। यानी इन 8 ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा जो ग्रह है वो पृथ्वी है। और शेष जो चार हैं वो पृथ्वी से बड़े हैं, उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये ध्यान देना है, उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और देखें तो 4 पार्थिव ग्रहों में जिसमें पृथ्वी शामिल है, इनको और 2 अन्य ग्रह बृहस्पति और शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यानी 4 2 6 ग्रह ऐसे हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जबकि अरुण और वरुण जो है इनको काफी दूरी होने के कारण इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह 18 सितंबर को जो है केंद्रीय कैबिनेट जो मुहर लगाई थी चंद्रयान 4 पे, इसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं चांद और मंगल के बाद अब भारत शुक्र की ओर बढ़ाए कदम। वीनस ऑर्बिटल मिशन यानी VOM को मिली मंजूरी, किसानों के लिए भी और खोला खजाना। अभी हमने देखा कि जैसे मॉम था यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन था, यह देखें तो 5 नवंबर 2013 को इसरो ने लॉन्च किया था। और यान जो था वह PSL भी था। इसको इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और ऐसा करके इसरो जो चौथी जो एजेंसी बनी थी और पहले प्रयास में ही सफलता हासिल करने वाली या सफलता की झंडा गाड़ने वाली इसरो पहली एजेंसी बनी थी। और इसके बाद देखें चंद्रयान जो फर्स्ट है 2008 में ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और चंद्रयान 2 जो है यह लॉन्च किया था 2019 में, ये आंशिक रूप से सफल रहा। और जो चंद्रयान 3 था यह पूर्ण सफल रहा 2023 में। और यह भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा, जबकि 2019 में हार्ड लैंडिंग हुई थी। तो अब जो है इसरो का या भारत का जो प्रोग्राम है चंद्रयान 4 पर है। तो इसी के साथ जो है कैबिनेट ने VOM यानी वीनस ऑर्बिटल मिशन को मंजूरी दी। तो उसको देखते हैं। यहाँ पर यह है शुक्र पर भारत की निगाहें। इसमें 1236 करोड़ रुपए की स्वीकृति वीनस ऑर्बिटल के लिए दी है, ये ध्यान देना है। और यह कितने का चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितना स्वीकृति मिली है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह है 2104.06 करोड़ रुपए का आएगा खर्च चंद्रयान 4 मिशन के लिए। और ये लॉन्च करने की योजना कब बनी है? 2028 तक शुक्र ग्रह पर, जिसको अस्थायी तौर पर नाम शुक्रयान फर्स्ट दिया गया है। ये 2028 मार्च 2028 तक इसको लॉन्च करने की इसरो की योजना है, भारत की योजना है। इस पर विस्तृत वीडियो पूर्व में बनाई जा चुकी है, उसको देखा जा सकता है वहां से। हालांकि यहाँ पर मैं संक्षेप में देखने का प्रयास किया। सभी अहम प्रौद्योगिकी स्वदेशी होंगी। इसमें विकसित होगा अगली पीढ़ी का सैटेलाइट प्रक्षेपण यान। कैबिनेट के फैसले अंतर्गत इस जानकारी ली गई है के बारे में हम देख रहे हैं। आज के न्यूज के हिसाब से हमने देखा कि स्वीडन जो है इसरो का जो VOM है यानी वीनस ऑर्बिटल मिशन, इसमें शामिल होने वाला देश बना है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह है शुक्र ऑर्बिटल मिशन का अस्थायी नाम नहीं बल्कि अस्थायी नाम शुक्रयान फर्स्ट रखा गया है। इससे ग्रह की वायुमंडल, सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन शुक्र ग्रह की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान स्थापित करेगा। भारत अपने प्रस्तावित शुक्र ऑर्बिटल मिशन के साथ एक रोमांचक नए अंतरिक्ष अभियान की तैयारी कर रहा है। मिशन यानी मंगलयान जिसका नाम रखा गया था। और चंद्र मिशन की सफलता के बाद भारत अब शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने का लक्ष्य बना रहा है, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहा जाता है। इसको हमने देखा था। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। अभी हम देखा कि मार्च 2028 तक इसको लॉन्च करने की उम्मीद है। यहाँ इस मिशन पर करीब नजर डाली गई है कि भारत शुक्र ग्रह का अन्वेषण क्यों करना चाहता है और हमारे पड़ोसी ग्रह में वैश्विक रुचि क्यों फिर से बढ़ गई है। यहाँ यह देखा जा सकता है। शुक्र जो है यह इसको सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, यानी शाम को यह दिखाई देता है और सुबह भी दिखाई देता है। और पृथ्वी का भगवा या भगनी भी, पृथ्वी की भगनी ग्रह भी शुक्र कहते हैं। पृथ्वी से देखा गया शुक्र ग्रह चंद्रमा के बगल में चमक रहा है, चंद्रमा है और ये शुक्र ग्रह, इसको देखा जा सकता है। शुक्र चंद्रमा के बगल में चमक रहा है। शुक्र ऑर्बिटल मिशन क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसको अभी हमने देखा कि यह जो है शुक्र ऑर्बिटल मिशन, जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान फर्स्ट नाम दिया गया। शुक्र ग्रह भारत का पहला नियोजित मिशन है। इससे परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके ग्रह के वायुमंडल, सतह और भूवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन करके डिजाइन किया गया है। यह मिशन शुक्र के चारों ओर कक्षा एक अंतरिक्ष यान स्थापित करेगा ताकि शुक्र ग्रह की जलवायु, वायुमंडलीय संरचना, ज्वालामुखी या भूकंपीय गतिविधियों की संभावना पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया जा सके। इस ऑर्बिटल में सिंथेटिक अपर्चर, रडार, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट कैमरे तथा सेंसर जैसे उपकरण होने को मिले, शुक्र के आयनमंडल का अध्ययन करेंगे। यह मिशन शुक्र ग्रह पर
छाए घने बादलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बने। ये पता लगाया कि वहाँ सक्रिय ज्वालामुखी कोई संकेत है, यानी जो शुक्रयान होगा उसका मुख्य उद्देश्य देखें, यानी BOM जो होगा इसका मुख्य उद्देश्य देखें। सतही प्रक्रियाओं और उपसतह स्तर विज्ञान की जांच करना, शुक्र के वायुमंडल की संरचना, संयोजन और गतिशीलता का अध्ययन करना, शुक्र के आयनमंडल के साथ सौर वायु की अंतःक्रियाओं का अन्वेषण करना। शुक्र ग्रह पर अन्वेषण क्यों किया जा रहा है, इसको देखें। तो शुक्र ग्रह में भारत की दिलचस्पी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से कहीं आगे तक जाती है। शुक्र ग्रह का अध्ययन पृथ्वी के भविष्य को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। शुक्र जिसके बारे में माना जाता है कि उस पर कभी महासागर थे, अब एक पतली हुई ग्रीन हाउस दुनिया बन गई है, जिसकी सतह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शुक्र की जलवायु की तुलना पृथ्वी से करके वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय गतिशीलता और उपग्रह के विकास के बारे में सुराग खोजने की उम्मीद है। शुक्र ग्रह के अध्ययन से पृथ्वी के संभावित बहिष्ठा ग्रह को रहने योग्य बनाने वाले कारकों के बारे में जानकारी मिल सकती है। शुक्र ग्रह के अत्यधिक तापमान के कारण इसका अध्ययन करना बेहद कठिन है, यानी शुक्र ग्रह का एक चित्र दिखाया गया है। इसरो के लिए मिशन उसकी अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में से एक और छलांग का प्रतिनिधित्व करेगी। इसको देखते हैं। तो शुक्र ग्रह के अत्यधिक तापमान और सघन वायुमंडल के कारण इसका अध्ययन करना अत्यंत कठिन है तथा इसके सफल अन्वेषण में भारत उन्नत ग्रह विज्ञान कार्यक्रमों वाले देश के विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा। इसरो प्रमुख, यानी इसरो के जो प्रमुख, ये भी ध्यान देना है। सोमनाथ ने मिशन के बारे में बात करते हुए कहा कि शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी या मंगल से बहुत अलग है। पृथ्वी पर वायुमंडल दबाव 1 बार है, लेकिन शुक्र ग्रह पर चौंका देने वाला 100 बार है। हम अभी तक यह नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों। इसके विपरीत मंगल का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के दबाव का सिर्फ 1/100वां हिस्सा है। ये अंतर कुछ भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होते हैं। भले ग्रह आकार और द्रव्यमान में समान, हालांकि बिल्कुल नहीं। इन परिवर्तनों को समझना पृथ्वी की दीर्घकालिक स्थिति के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे मिशन के पीछे यही वैज्ञानिक रुचि इस शुक्र के वायुमंडल, ज्वालामुखी गतिविधियां और इसकी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन करेंगे। ग्रह के घने वायुमंडल के भीतर से महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन की गई जांच के साथ सोमनाथ ने कहा। अब देखें, इसमें देखें तो वैश्विक स्तर पर शुक्र ग्रह में दिलचस्पी फिर से बढ़ गई है। शुक्र ग्रह की ओर दौड़ ग्रहों के विकास, जलवायु परिवर्तन और चरम परिस्थितियों जीवन की संभावना के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब की आवश्यकता से प्रेरित करती है। हाल के वर्षों में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA और रूस सभी ने अपने शुक्र मिशन की घोषणा की है। 2020 में शुक्र के वायुमंडल में फास्फेट गैस की खोज, जो एक संभावित बायोमार्कर है, इसके बादलों ने सूक्ष्मजीवी जीवन की संभावना के बारे में डॉक्टरों को फिर से आवाज़ दी है। इसके अलावा शुक्र की निकटता और पृथ्वी से निकटता और पृथ्वी के साथ तुलनात्मक अध्ययन के रूप में इसकी क्षमता इसे भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाती है। यानी शुक्र ग्रह चित्र में दिखाया गया, शुक्र ग्रह एक गर्म ग्रीन हाउस दुनिया बन गया है। और इसमें देखें तो यह है, कई अंतरिक्ष एजेंसियां शुक्र मिशन घोषणा की। इसमें देखें तो नासा के डेविंसी प्लस और वेरिटास मिशन 2028-30 के लिए नियोजित किया गया है और भारत ने कब किया, 2028 मार्च तक किया है, ध्यान देना है। ESA यानी जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एनविजन मिशन 2030 के लिए आर्मी नियोजित है। रूस का वेनेरा D मिशन अभी विकासशील, इसकी घोषणा नहीं की गई है। शुक्र ग्रह की दौड़ सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी भू राजनीतिक माहौल में अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रदर्शन करने के बारे में अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों ने शुक्र ग्रह पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत का नियोजित मिशन उसकी वैश्विक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का बढ़ाने के साथ एक और कदम है। भारत का शुक्र परिक्रमा मिशन अन्वेषण की एक बड़ी लहर का हिस्सा है, जो पृथ्वी के बहन ग्रह और हमारे अपने ग्रह के भविष्य के बारे में रहस्यों को उजागर कर सकता है। शुक्र ग्रह पर भारत की नजर। इसरो पृथ्वी के रहस्यमय जुड़वा ग्रह तक पहुंचने के लिए क्यों उत्सुक है। शुक्र ग्रह में भारत की जैसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कहीं आगे तक जाती है। शुक्र ग्रह का अध्ययन पृथ्वी के भविष्य को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। ये शुक्र ग्रह है। इसरो के लिए मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक और छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसको हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। सारी जानकारी इसमें पूर्ण हमने देख लिया है, संक्षेप में यहाँ पर दिया गया है। और ये भी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि इसी दिन 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर लगी कैबिनेट की मोहर व्यापक चर्चा के बाद बनेगा कानून। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति जो कोविंद ने समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। परिचय में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए। चंद्रयान 4 मिशन चांद को उतारने के बाद वापस आएंगे अंतरिक्ष यात्री, इसको भी स्वीकृति दी गई। यहाँ पर हमने इसको विस्तृत रूप में देख लिया है। पूरी वीडियो में इसको आप देख सकते हैं। तूफान हेलेन से 44 की मौत, यहाँ पर भयावह स्थिति दिखाई गई है। तो ये पूछा जाता है हेलेन तूफान कहाँ पर आया, तो अमेरिका में आया था। कल में देखें तो 28 सितंबर 2024 को अमेरिका में तूफान हेलेन ने फ्लोरिडा और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में भारी तबाही मचाई। यानी कहाँ पर आया था, फ्लोरिडा और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में भारी तबाही मचाई। तूफान की अधिकतम गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब गुरुवार देर रात यह फ्लोरिडा के ग्रामीण विभिन्न क्षेत्र में एक कम आबादी वाले क्षेत्र पहुंचा, उसने ऊंचे पेड़ों को तिनकों की तरह उखाड़ दिया और घरों को तहस-नहस कर दिया। इसकी चपेट में 44 लोगों की मौत हो गई। इसमें देखें तो बचाव दल ने लोगों को बाढ़ के पानी से बचाने की मिशन शुरू किया है। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि 15 से 26 अरब डॉलर संपत्ति के नुकसान की आशंका है। मौतें फ्लोरिडा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और वर्जीनिया में हुई है। गवर्नर ब्रायन कैम्प्स ने कहा अधिकारियों को मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अटलांटा में 48 घंटों में रिकॉर्ड 28.24 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो 1878 के बाद से शहर में 2 दिन की अवधि में हुई सबसे अधिक बारिश है। अगला इसमें देखते हैं तो वर्ष 1998 से वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में शामिल है मांडू को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने डोजियर तैयार। यह मध्य प्रदेश जो धार जिला है वहां पर मांडू है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1998 से यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन
सांस्कृतिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन इसका देखें पूर्ण रूप है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संभावित सूची में शामिल ऐतिहासिक नगरी मांडू को विश्व धरोहर बनाने के लिए डोजियर यानी संकलित दस्तावेज केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ESI इसका मूल्यांकन कर अब वर्ष 2025 से मांडू की उम्मीद बढ़ गई है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने देश की जानी मानी वास्तविक आशा लांबा से इसे तैयार करवाया है। MPPSC के लिए महत्वपूर्ण है, यानी मध्य प्रदेश के लिए विशेष है मांडू के लिए। इसलिए मांडू का दावा मजबूत है। केंद्रीय और राज्य पुरातत्व विभाग के तहत 85 से ज्यादा संरक्षित इमारतें इसमें 1800 वर्ष पुराना प्राचीन इतिहास जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार पर बनी है इमारतें राजपूत, मुगल और अफगानी वास्तुकला का बड़ा केंद्र है। दुनिया भर में प्रसिद्ध रानी रूपमती की नगरी मांडू प्राचीन वन संपदा के साथ जैव विविधता का बड़ा केंद्र है। सिनेरियो टोटल पल्स, तो इस पर कई बार UPPSC में प्रश्न पूछा गया है कि वह विश्व का कौन सा देश है जो दाल का सर्वाधिक उत्पादन करता है और खपत भी सर्वाधिक करता है, तो अपना देश भारत ही है। द टोटल वर्ल्ड acre area under pulse are recorded during 2022 in about 959.6 lakh hectare with production at 973.92 lakhs ton and productivity 1015 kg per hectare. It reveals that the India ranked first in area and production with 38% and 28% respectively of world area and population. Thus, it is also evident that the country productivity of 766 kg per hectare far below and world average productivity 1015 kg per hectare. इंडिया रैंक फर्स्ट इन एरिया एंड पावर प्रोडक्शन, एरिया में यानी क्षेत्रफल में और उत्पादन दोनों में। एरिया में 38% पर जो है पल्स का प्रोडक्ट बोया जाता है और प्रोडक्शन इसका जो वर्ल्ड का 28% है और ये सर्वाधिक है पूरे विश्व में। ये अन्य एग्जाम के लिए ही बनता है कि सबसे ज्यादा पल्स का प्रोडक्शन इंडिया करता है और सबसे ज्यादा खपत भी अपना देश भारत ही करता है। इंडिया पहले स्थान, दूसरे स्थान कनाडा, तीसरे स्थान पर चाइना है। तो कितने एरिया में इंडिया में होता है यह है, और कितना प्रोडक्शन होता है यह है, और कितना एल्ड है इसका यह है, और यह इतने एरिया में और इतना इसका इंडिया प्रोडक्शन। अभी हमने इसको देखा। तो ये भारत पहले स्थान, दूसरे स्थान कनाडा, तीसरे चाइना, तीसरे रशियन फेडरेशन इत्यादि है। सोर्स देखें तो यह FAO स्टैटिस्टिक्स 2022 की लेटेस्ट डाटा दिया गया इसमें। आगे इसमें देखेंगे सैफ अंडर 17 में नेपाल को 4-2 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। यानी ये कहाँ मैच खेला जा रहा है? थिम्पू भूटान में। यानी इसका मेजबान देश कौन है? भूटान है। तो भूटान को ही नेपाल को हरा करके, यानी ये भूटान में खेला जा रहा है और नेपाल को हराकर भारत जो है फाइनल में पहुंच गया। किसमें? सैफ अंडर 17। तो इसमें देखते हैं यह है भारत में रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले शनिवार को कहां पर था? यह चेंग लिमिथांग स्टेडियम नेपाल 4 से हराकर 2024 सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप, यानी फुटबॉल चैंपियनशिप है, सैफ जो फुटबॉल चैंपियनशिप का जगह बनाई है। और इसमें देखें तो इसमें जो मुकाबला होगा भारत का वह देखें तो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल का जो विजेता उसके साथ भारत का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आगे इसमें देखें अगला तो यह है गुलवीर ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। इसमें देखें भारत के गुलवीर सिंह, यानी भारत के गुलवीर सिंह ने शनिवार को जापान, शनिवार में देखें तो 28 सितंबर 2024 को जापान के निगाटा में विश्व एथलेटिक्स उप महाद्वीपीय टूर के योगीबो एथलेटिक्स चैलेंज कप में पुरुषों के 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। पिछले साल हांगझोउ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले गुलवीर ने विश्व एथलेटिक्स में इस ब्रांच लेवल मीट से 13 मिनट 11.82 सेकंड में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया। इस 26 साल के खिलाड़ी ने इस साल की शुरुआत में पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में इतना समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। तो सारी जानकारी इसमें दी गई है। फिर इसमें देखें BCCI ICC में प्रतिनिधि चयन होगा मुद्दा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के रविवार को होने वाले 93वीं वार्षिक आम सभा AGM में मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की बैठकों के लिए 2 भारतीय प्रतिनिधियों को चुनना होगा। बोर्ड के नए सचिव का चुनाव इस AGM के एजेंडे में नहीं होगा। इस बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला T20 विश्व कप के बाद UAE में ICC की संगोष्ठी होनी, यानी महिला जो विश्व कप T20 विश्व कप UAE में होगी। महिला T20 विश्व कप का फाइनल 20 अक्टूबर को होना है और तब जयशाह के BCCI के सचिव के तौर पर शामिल होंगे। याद रहे कि जयशाह का चयन ICC के नए चेयरमैन के रूप में हो चुका है। यानी ध्यान देना है कि जो जयशाह हैं BCCI के जो सचिव हैं वह ICC के नए चेयरमैन के रूप में का चयन हो चुका है। वो अपना कार्यभार 1 दिसंबर से संभालेंगे। अगला इसमें देखते हैं तो ये विदेश में भी वंदे भारत का जलवा, कनाडा समेत कई देश चाहते हैं इसको खरीदना। इसमें देखें ट्रेन की कम लागत आकर्षण का बड़ा कारण, तेजस फाइटर के बाद दूसरी बड़ी उपलब्धि। 120-130 करोड़ तक में आ जाती है हमारे वंदे भारत। हमारे यहाँ वंदे भारत कम ऊर्जा खपत और विमान की तुलना में 100 गुना कम शोर। 160-180 करोड़ के आसपास दूसरे देशों में निर्मित ऐसी ट्रेनों की कीमत है। जापान के बुलेट ट्रेन से कम समय में पकड़ती है रफ्तार। महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले होंगे चुनाव, तिथियों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इसमें देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया व्यापार मेला 4 दिनों में 2.60 लाख दर्शक पहुंचे। इसमें देखें मेले में प्रदेश के कारोबारियों उद्यमियों को मिल रहा है मंच, व्यापार के साथ सांस्कृतिक विरासत की मिल रही है झलक। तो एक्सपो सेंटर में उमड़ी को देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, यानी गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जाता है। चौथे दिन मिले 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर। उत्पादों को वैश्विक स्तर की मिली पहचान। शनिवार को 90,000 लोग पहुंचे। सोशल मीडिया पर 3.20 करोड़ मिले व्यूज। इसको और थोड़ा विस्तार से देखते हैं तो यह है यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही खान पान, वेशभूषा, पर्यटन और प्रमुख उत्पादों की झलक देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी के पहले दिन
पहले दिन से ही लगातार लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 4 दिन के आयोजन में 2.60 लाख से ज्यादा विजिटर इसके गवाह बने हैं। 25 से 28 सितंबर तक बड़ी तादाद में बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B विजिटर्स और बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C विजिटर्स ने मेले का दौरा किया। इंडिया एक्सपो मार्ट में कुल 15 हाल में आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में 2550 एक्सक्यूटिव शामिल हो रहे हैं। पिछले वर्ष आयोजन में यहाँ 3 लाख विजिटर शामिल हुए थे, वहीं इस बार विजिटर की संख्या 4 लाख के पार पहुंचने की संभावना है। अगला इसमें यह बनता है, यानी इसमें एक और जानकारी थी, देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है यूपी। इसमें देखें, समापन समारोह में केंद्रीय वाणिज्य औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल बोले, देश के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करेगा ट्रेड शो। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने जीता सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्टैंड का खिताब। इसमें देखें तो मेले में केंद्रीय वाणिज्य औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल व यूपी के मंत्री राकेश सचान। समापन समारोह में केंद्रीय वाणिज्य औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश बहुमुखी विकास का मॉडल बन रहा है, देश को विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक हो रहा है। उन्होंने कहा, इस ट्रेड शो को सफलता उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई ताकत को दर्शाती है। और इस जानकारी इसमें दी गई है। आगे देखें तो विदेशी निवेश 23,600 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। इसमें देखें, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI का निवेश इस हफ्ते नई ऊंचाई पहुंच गया। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड यानी NSDL के आंकड़ों के मुताबिक इसमें कुल देखो 23,659.5 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस हफ्ते सोमवार को भारतीय इक्विटी में 15,181 करोड़ रुपए निवेश का सबसे ज्यादा निवेश किया गया। वहीं शुक्रवार को 8,537 करोड़ निवेश रहा। इसके साथ सितंबर कुल FPI निवेश 57,300 करोड़ रुपए हो गया। 80 करोड़ सैंपलिंग एक पेड़ माँ के नाम, यानी इसमें देख सकते हैं यहाँ पर यह जो पेड़ लगाया गया है, सारे चित्र अपने देश भारत का यह है। तो इसमें देखें तो टोटल इन लाख इतनी जानकारी सब सारी पॉइंट के रूप में देगी। तो इसमें देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इस अभियान के तहत 80.84 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 26.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत 20 जुलाई 2024 के एक ही दिन में 36.51 करोड़ पौधे लगाए गए थे। ये दोनों ही अभियान इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए भी और राष्ट्रीय स्तर की खबर के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है ये राष्ट्रीय स्तर चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत पेड़ लगाए जा रहे हैं और ये 20 जुलाई 2024 को लगाए गए हैं। अब ऑनलाइन के रूप में देखते हैं तो इसमें यह बनता है, मारा गया हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजरायली सेना का दावा। ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन की बुलाई बैठक। भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत आज से स्पीति में 2 दिवसीय मैराथन का आयोजन करेगी। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण निपटने के लिए धूल विरोधी अभियान शुरू किया। 14 सूत्री निर्माण दिशा निर्देश तय किए। अगला देखते हैं तो यह है मोनोक्लेट कोबरा के बारे में देख लेते हैं। तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में पहले एक विषैली कोबरा प्रजाति है। मोनोक्लेट कोबरा कुछ आबादी में विष थूकने की क्षमता होती है, इसके कारण भारतीय थूकने वाला कोबरा का नाम दिया गया। उनके पास वो आकार या मोनोसेलेक्टेड हुड पैटर्न है, जिसके कारण हुड के पीछे स्पेक्ट्रल पैटर्न्स होता है। यह जलीय आवासों जैसे धान के खेत, दलदल और मैंग्रोव को अधिक पसंद करता है, लेकिन यह घास के मैदानों, झाड़ियों और जंगलों में पाया जा सकता है। वितरण यह पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और दक्षिण चीन में निवास करता है। पारिस्थितिकी में देखें तो ये अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिकार प्रजातियों के संतुलन को बनाए रखने, चूहों जैसे कृषि कीटों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। संरक्षण की स्थिति IUCN रेड लिस्ट में यानी कम चिंताजनक श्रेणी में है।